पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और अहम जानकारियां। पहले आपको सावन के महीने में मटन वाला शोर दिखाएंगे जो एनडीए विधायकों की पार्टी पर मचा है। इस पर तेजस्वी यादव ने एक वीडियो शेयर किया है और एनडीए से सावन में मटन पर सनातन वाले सवाल पूछे हैं। फिर एक बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से, जहां आज नॉनवेज और लहसुन की चर्चा हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कांवर रूट में दुकानों पर क्यूआर कोड लगाने वाले आदेश को बरकरार रखा है। इस फैसले के बाद कांवड़िए और दुकानदार क्या कह रहे हैं, इसकी ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। फिर एक शुद्ध राजनीतिक कुंजी खोलेंगे जिसका केंद्र है उपराष्ट्रपति के पद से जगदीप धनखड़ का इस्तीफा, जिसे आज मंजूर कर लिया गया है। विपक्ष कह रहा है कि इस्तीफे के पीछे बड़ी वजह है, लेकिन ये वजह मेडिकल है या पॉलिटिकल, इसे सत्ता में समझेंगे। आज दिल्ली से बिहार तक एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू को लेकर भी कलेश छिड़ रहा। दिल्ली में संसद के बाहर विपक्ष ने प्रदर्शन किया, लेकिन बिहार विधानसभा में तो इस मुद्दे पर कुर्सियां तक चल गईं और जबरदस्त हंगामा हुआ। इसके अलावा एक दिलचस्प खबर महाराष्ट्र से भी आई है, जहां शरद पवार ने एक आर्टिकल में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की खूब तारीफ की है। उन्होंने लिखा कि फडणवीस की कार्यशैली जबरदस्त है। इस आर्टिकल में उन्होंने फडणवीस के काम को अभूतपूर्व बताया है। एक बड़ा अपडेट यह भी है कि कल प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के दौरे पर ब्रिटेन रवाना होंगे। ये उनकी चौथी ब्रिटेन यात्रा होगी। वो ब्रिटिश पीएम के न्योते पर वहां जा रहे हैं। हालांकि स्टार्मर के प्रधानमंत्री बनने के बाद ये पीएम मोदी का पहला ब्रिटेन दौरा है और भारतीय वायुसेना में 62 साल तक सेवा देने के बाद MiG-21 लड़ाकू विमान 19 सितंबर को रिटायर होगा। MiG-21 जेट 1963 में भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ था। ये भारत की ओर से 3 जंग का हिस्सा भी रहा। एक कुंजी आज MiG-21 के इस सफर पर भी खोलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मटन पॉलिटिक्स की, जिसका वीडियो बहुत तेजी से पूरे देश में वायरल हो रहा है। इस वीडियो को लेकर जबरदस्त सियासत भी हो रही है। इस वीडियो से आए राजनीतिक भूकंप का एपिसेंटर बना हुआ है बिहार, जहां चुनावी वर्ष है, सावन का महीना है और मटन पार्टी वाला ये वीडियो है। कहने का मतलब ये है कि राजनीतिक भूचाल लाने का पूरा मसाला एक ही जगह मौजूद है। आप 32 सेकंड के इस वीडियो के हर फ्रेम को देखिए। देखने से ही आपको लग रहा होगा कि ये किसी पार्टी की तस्वीर है। बात भी यही है। दावा यह है कि पार्टी एनडीए के विधायकों की है। सोमवार को एनडीए के एक विधायक ने अपने आवास पर पार्टी दी, जिस पार्टी के मेन्यू में शाकाहारी के साथ साथ मांसाहारी खाने की भी व्यवस्था थी। इस वीडियो में आप देख भी सकते हैं, पार्टी में मटन का इंतजाम था, चिकन का इंतजाम था, फिश करी भी थी। सावन के महीने में ऐसे ही इंतजाम पर राजनीतिक संग्राम छिड़ चुका है। यह बिहार में मटन पॉलिटिक्स वाला दूसरा क्लेश है, वो भी 1 हफ्ते के भीतर। आपको 2 तस्वीरों से आइए दिखाते हैं कि कैसे बिहार में सावन के महीने में मटन वाला शोर है। 16 जुलाई को केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने लखीसराय में एक रैली की थी, जिसके बाद मटन भोज का आयोजन किया था। इसमें हजारों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया था। इस पर भी जबरदस्त सियासत हुई थी। अब 21 जुलाई को यानी कल बिहार में एनडीए के कार्यक्रम में मटन परोसने को लेकर विवाद शुरू हो गया है। दावा यह है कि पटना में एनडीए विधायकों की बैठक के बाद मटन को परोसा गया, जिसके बाद तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर बीजेपी से कई सवाल पूछे। तेजस्वी यादव ने इस मटन पार्टी को कैसे राजनीतिक मुद्दा बनाया और कैसे व्यंग्यबाण चलाए, आप ये भी देखिए। सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए तेजस्वी यादव ने लिखा कि बिहार में 3 ऐसे मंत्री हैं जो सावन में मटन खाते हैं। उन्होंने ये भी लिखा कि ये मंत्री प्रतिदिन 3 किलो मटन खाते हैं। इसमें सच्चाई कितनी है, तेजस्वी यादव को ज्यादा पता होगा। तेजस्वी यादव ने इस वीडियो के बहाने कटाक्ष करते हुए लिखा कि बीजेपी के नेता दिखावटी तौर पर सनातन पर लंबा चौड़ा ज्ञान देते हैं। इन्हें सावन में मटन खाना अच्छा लगता है। ये मांसाहार का सेवन नहीं करने वाले विपक्ष के नेताओं पर कटाक्ष करते हैं। झूठ के सहारे बीजेपी के नेता राष्ट्रीय मुद्दा बनाने से भी परहेज नहीं करते हैं। तेजस्वी के कटाक्ष के बाद चुनावी राज्य बिहार में हलचल तेज हो गई है। कोई ये कह रहा है कि जो सनातन धर्म के रक्षक हैं वही मटन खा रहे हैं, तो कोई ये कह रहा है कि सावन में सिर्फ शाकाहारी भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए थी। और हम व्यक्तिगत रूप से कह रहे हैं कि यह बिल्कुल अपने व्यक्तिगत आस्था का मामला है, अपने व्यक्तिगत स्वाद का मामला है, व्यक्तिगत शौक का मामला है। इसको राजनीति में नहीं घसीटा जाना चाहिए। लेकिन यदि आपने किसी पर प्रहार किया है पहले
तो स्वाभाविक रूप से आप पर भी प्रहार होगा। सबसे बड़ी चीज है कि कल जो कुछ हुआ एनडीए की बैठक में साफ तौर से जाहिर हो गया मंत्रिमंडल केवल लूटने के लिए है और लूट के अलावा जनता के हित में कोई काम करने वाला नहीं है और लूट बची है और वही लूटा हुआ पैसा का पार्टी हो रहा है। और मटन सावन में लोग खाता भी है तो नहीं खाता है सावन में। सावन में मेरा अपना है कि जिसको नहीं धर्म और खाने पीने पर जिस चीज़ पर कानूनी रूप से रोक नहीं है तो उसके विषय में विशेष चर्चा करने के, जिसको नहीं खाना नहीं खाइए तो अपना अपना विचार है। मटन पार्टी में जो लोग दूसरे को प्रवचन देते हैं कि सनातन धर्म का हम बहुत बड़ा रक्षक हैं और जो सनातन धर्म के रक्षक की बात करते हैं वही भक्षक बने और ये सावन में सारे नॉनवेज सस्ते हो जाते हैं तो बड़ा पार्टी करने में पैसा बचाने का भी मुद्दा लेकर के ये लोग ध्यान नहीं दिया कि ये सावन है और सावन में किलो 2 किलो पर पैसे बचते हैं तो उसका लाभ लेने के लिए मटन पार्टी हो गया। तेजस्वी यादव के कटाक्ष से भी आपको ये लग रहा होगा कि बिहार में सियासत की हांडी में मटन और मछली के पकने का इतिहास बहुत पुराना है। आपको 2 और वीडियो बताते हैं कैसे बिहार में सावन के महीने में मटन और मछली पर कलेश पहले भी हो चुका है। पिछले वर्ष सावन के महीने में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का वीडियो आया था जिसमें लालू यादव राहुल गांधी को मटन बनाकर खिला रहे थे। बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया था, यहां तक कि राहुल गांधी और लालू यादव को हिंदू विरोधी कह दिया गया था। पिछले वर्ष ही लोकसभा के चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव ने मछली खाते हुए एक वीडियो पोस्ट किया था। उनके साथ वीआईपी पार्टी के नेता मुकेश साहनी थे। दोनों हेलीकॉप्टर में मछली खा रहे थे। इस वीडियो पर बीजेपी ने आपत्ति जताई थी और नवरात्र में मछली खाने को मुद्दा बनाया था। बिहार में कलेश की अगली तस्वीर दिखाते हैं जो विधानसभा से आई है। विधानसभा में मॉनसून सत्र के दूसरे दिन जोरदार हंगामा हुआ। आज पूरे दिन में सदन की कार्यवाही सिर्फ 51 मिनट ही चल पाई और इसकी वजह आप इस वीडियो में देख सकते हैं। बिहार में कानून व्यवस्था और वोटर री वेरिफिकेशन को लेकर विपक्ष ने प्रदर्शन किया। वेल में पहुंचे विपक्ष के कई विधायकों ने कुर्सी उठाकर रिपोर्टिंग टेबल की ओर उछालने की कोशिश भी की। इनकी मांग ये थी कि एसआईआर पर विशेष चर्चा होनी चाहिए। सदन में नीतीश कुमार हाय हाय एसआईआर वापस लो के नारे लगे। मार्शल और विधायकों में धक्का मुक्की भी देखने को मिली। सिर्फ 120 सेकंड में आप देखिए कैसे विधानसभा अखाड़ा बन गई थी। और आप केवल हंगामा करना चाहते हैं। आखिर क्या कारण है कि भाजपा या सत्ता दल के लोग, जदयू के लोग इस विषय पे क्यों नहीं बोल रहे? क्या उनके वोटर्स नहीं है? देखिए, हम लोग तो कोर्ट में भी लड़ रहे हैं, सड़क पे भी लड़ रहे हैं, सदन में भी लड़ रहे हैं। जहां मौका मिल रहा है हम लोग जो है लड़ रहे हैं। लेकिन बेशरम हो चुकी है चुनाव आयोग, एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। ये काले मन से काले वस्त्र पहनकर काले कारनामा खेलना चाह रहे थे लेकिन संभव नहीं हो सका। ये घोर जंगल राज के लोग हैं जो गुंडा राज में विश्वास करते हैं, अराजकता उत्पन्न करते हैं और बिहार के विकास में सदन के द्वारा बिहार की जनता के हित में हो रहे कार्यों पर इनका हंगामा और अराजकता सारा बिहार की जनता देख रही है। ये हम लोग हर चीज होने नहीं देंगे। तो ये लोग देश का भला नहीं चाहते हैं, आम जनता का भला नहीं चाहते हैं। हमारा ही पॉकेट मजबूत रहे, हमारा ही वोट बैंक मजबूत रहे। तो वोट बैंक में जो लोग मर गया उसका नाम छटेगा कि नहीं छटेगा? जो डबल लोग आकर के अपना उसमें नामांकन करा लिया छटेगा कि नहीं छटेगा? जो बांग्लादेशी घुसपैठिया आके रोहनिया करा लिया उसका छटेगा कि नहीं छटेगा? जो जनता वोट देकर के सदन में भेजती है और उन्हीं जनता के अधिकार के लड़ाई सदन में भी नहीं लड़ पा रहे हैं। और सरकार अभी स्पीकर साहब से हम लोग जा कर के सब मिले थे कि आप इस पर एक बहस करा दीजिए, विस्तृत करा दीजिए, लेकिन बस स्पीकर साहब भी लगता है कि लाचार और विवश बैठे हुए हैं।
सावन के महीने में वेज और नॉन वेज वाला शोर सिर्फ बिहार तक ही नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में सरकारों के एक फैसले की वजह से सावन में सियासी बिजलियां गिर रही थी। ये फैसला था कांवड़ रूट में सभी ढाबों और रेस्टोरों पर QR कोड लगाने का, जिस पर सत्ता का क्लेश तो था ही, धर्म वाली बहस भी थी। लेकिन आज QR कोड वाले आदेश पर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से ऐसा ऑर्डर आया है जो इस फैसले पर सवाल उठाने वालों को थोड़ा चुभ सकता है। आज सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ रूट में दुकानों पर QR कोड लगाने वाले इस आदेश पर सहमति जताई है और जो कुछ कहा है उसके बारे में आज आपको जानना चाहिए। दरअसल उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड तक कांवड़ यात्रा वाले रूट में 8 जुलाई से ढाबों और रेस्टोरों पर QR कोड लगाए जा रहे हैं, जिनसे वहां आने वाले लोगों को दुकान के मालिक का नाम और उसकी पहचान पता चल सके। लेकिन इस फैसले के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर अदालत ने एक बड़ा आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार दुकानदारों को अपनी दुकान, ढाबे या रेस्टोरेंट पर QR कोड लगाना होगा। हालांकि यह आदेश सिर्फ कांवड़ रूट पर पड़ने वाली दुकानों के लिए ही दिया गया है, यानी QR कोड वाला जो आदेश दिया गया था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है, जो यूपी और उत्तराखंड सरकार के लिए एक बहुत बड़ी राहत की तरह ही है। QR कोड के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, आपको वो भी सुनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, अब कांवड़ यात्रा आखिरी पड़ाव पर है और क्योंकि नियमों के तहत उपभोक्ता राजा है, इसीलिए कांवड़ रूट पर सभी दुकानदार लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी चीजों का पालन करें। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि दूसरे विवादित मुद्दों पर विचार नहीं किया जा रहा है। अब कांवड़ रूट की दुकानों पर QR कोड लगाने का जो आदेश जारी किया गया था, उसे चुनौती देते हुए जो याचिका दायर की गई थी, उसमें क्या तर्क दिए गए थे, आइए वो भी आपको बताते हैं। याचिका में दलील ये दी गई थी कि दुकानदारों को पहचान बताने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस फैसले का उद्देश्य ध्रुवीकरण और भेदभाव पैदा करना है। याचिका में ये आशंका जताई गई थी कि इससे अल्पसंख्यक वर्ग के दुकानदारों के खिलाफ हिंसा भड़क सकती है। लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के नाम पर निजता के अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है, जो सही नहीं है। और सबसे अहम बात यह है कि QR कोड वाला आदेश सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसले के खिलाफ है। असल में वर्ष 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के फैसले पर रोक लगा दी थी। 22 जुलाई 2024 को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि दुकानदारों को पहचान बताने की जरूरत नहीं है। होटल चलाने वाले ये बता सकते हैं कि वो किस तरह का खाना परोस रहे हैं, लेकिन उन्हें अपना नाम लिखने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि इस बार सुप्रीम कोर्ट ने यूपी और उत्तराखंड सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। QR कोड के सिलसिले में याचिकाकर्ता के तरफ से एप्लीकेशन भी फाइल की गई थी अंतरिम राहत के लिए। साथ ही साथ आज जब अदालत में सुनवाई शुरू हुई तो उन्होंने बहुत ही इस पर जोर दिया, लेकिन माननीय न्यायालय ने बिल्कुल QR कोड पर किसी भी तरह से रोक लगाने से इनकार करते हुए इस विषय को अंतिम सुनवाई के लिए छोड़ दिया कि जब अंतिम सुनवाई होगी तब इस पर विचार किया जाएगा। आज उन्होंने अंतरिम राहत के रूप पर ये निर्देश दिया है कि जो लाइसेंस है और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसको ढाबा के ऊपर, शॉप्स के ऊपर डिस्प्ले करना होगा। मुरादाबाद हरिद्वार मार्ग पर मैं इस समय मौजूद हूँ। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है जिसमें QR कोड अनिवार्य कर दिया गया है। ये पिछले साल भी चला था, उस टाइम हमारे हक में नहीं था, इस साल हमारे हक में है। बहुत अच्छा किया है। और तुम्हारे की जो उनका QR लगा वो होता है, उस पर नाम लिखा हुआ होना चाहिए। ऐसा हम लोगों को पता चलता है। हाँ, ये मतलब कोई ऐप वैद दुकानदार नहीं है, मतलब उसमें ऐसा लहसुन प्याज हमारे धर्म में नहीं चलता है 1 महीने तक। वो लहसुन प्याज कुछ दुकान वाले होते हैं लगा लेते हैं, तो नेम प्लेट द्वारा हमें पता भी चलता है लहसुन प्याज है या नहीं है। जो कोर्ट ने फैसला लिया है बहुत अच्छा फैसला लिया है, क्योंकि हमारे हक में फैसला आया है। अगर अपोजिशन इसके खिलाफ है तो वो सिर्फ भड़काने के लिए है, क्योंकि वो एकता नहीं करना चाहती। अगर ये हमारे हक में है तो एकता होगी, और हमारी एकता ही हम सब कुछ कर सकते हैं एकता से। वैसे आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर सुनवाई के दौरान नॉनवेज और लहसुन पर भी दिलचस्प बहस हुई, जिसके बारे में आपको आइए बता देते हैं।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील हुजैफा अहमदी ने कहा कि सावन में शाकाहारी बिके ये मंजूर है, लेकिन दुकानदारों की पहचान उजागर करना उचित नहीं है। इस पर जस्टिस एम सुंदरेशन ने कहा कि उपभोक्ता को ये जानने का हक है कि शाकाहारी खाना कहाँ मिल रहा है, और उन्होंने ये सवाल भी किया, अगर मांसाहार वाला शाकाहार का व्यवसाय कर रहा हो तो क्या होगा। सुनवाई के वक्त याचिकाकर्ता के एक और वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि अल्पसंख्यकों को इस तरह से अछूत नहीं करार दे सकते। इस दौरान जस्टिस एम सुंदरेशन ने टिप्पणी की, वो मूलतः अयोग्यवादी हैं, उन्हें कोई भी समस्या नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ खास खाद्य पदार्थों को हाथ भी नहीं लगाते। अगर वो शुद्ध शाकाहारी हैं तो कई लोग लहसुन भी नहीं छूना चाहेंगे। सुप्रीम कोर्ट में भी कई जज ऐसे हैं, इसीलिए आप ये जानना चाहेंगे कि खाना कहाँ बना है और किस में बना है। इन तर्कों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने QR कोड वाले इस फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, यानी कावड़ वाले रूट पर दुकानदार QR कोड भी लगाएंगे और पहचान भी बताएंगे। अब उस राजनीतिक एक्शन और रिएक्शन की बात करते हैं जिसमें सरप्राइज की मात्रा इतनी ज्यादा है कि जो भी इस खबर को सुन रहा है वो ये सवाल पूछ रहा है कि ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण है। ये सवाल इसलिए पैदा हुए क्योंकि कल रात उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे वाले पत्र में यह दावा किया गया कि उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से अपना पद छोड़ा है, जिसके बाद लोगों के मन में अलग अलग तरह के सवाल पैदा हुए। सत्ता पक्ष ज्यादा बोल नहीं रहा है, जबकि विपक्ष को इस मामले में कुछ काला दिख रहा है और वो पूछ रहा है कि कल दिन भर राज्यसभा की कार्यवाही में सक्रिय भूमिका निभाने वाले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक इस्तीफा क्यों दिया। दिन भर वो ठीक थे, लेकिन शाम होते होते उनका स्वास्थ्य इतना कैसे खराब हो गया कि इस्तीफे की नौबत आ गई। क्या इस्तीफे की वजह स्वास्थ्य ही है या कोई और कारण है जो बाहर नहीं आ रहा है। दिल्ली की राजनीतिक सर्कल में कल शाम से एक ही सवाल घूम रहा है, जवाब किसी के पास नहीं है। सोशल मीडिया पर इस्तीफे का ऐलान करने के बाद से जगदीप धनखड़ सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए हैं। हालांकि उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। गृह मंत्रालय ने इसको लेकर गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना की है। पहले एक बार उन राजनीतिक बयानों को सुनिए जो जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद सामने आए हैं। इसके बाद इस खबर को और विस्तार से समझेंगे और हर सवाल का जवाब भी तलाशेंगे। कौन सी बड़ी स्वास्थ्य की मुद्दा है उपराष्ट्रपति का? वो लंबे जम्बे जाट है, हट्टे कट्टे सब ठीक ठाक है, मगर ये सरकारी बीमारी है, ये अजीब वायरस भाजपा में घूमती रहती है, तो अब आके इनको भी ऐसी लग गई है। पक्ष है, इनका काम है बोलना, किसी भी बात को, किसी के स्वास्थ्य का भी मजाक उड़ा सकते हैं, उस पर भी राजनीति कर सकते हैं। सो समबडी इज रेस्टिंग, आप उस पर भी आप राजनीति कर रहे हैं, मतलब हद हो गई। राजनीति का लेवल दिन ब दिन नीचे गिरता जा रहा है। ओपेसिटी इनका हॉलमार्क हो गया है, गैर पारदर्शिता। कोई निर्णय क्यों होता है, क्यों कोई व्यक्ति बीच अपने कार्यकाल में इस्तीफा दे देते हैं, ये पूरी सरकार पर प्रश्न है। विपक्ष जो है वो सवाल कर रहा है। विपक्ष कुछ ही बोलता रहता है। विपक्ष धनखड़ साहब की मजाक उड़ाया करते थे। विपक्ष आपको तो पता है, विपक्ष कुछ नहीं है, वो हताश और निराश है। तबीयत थोड़ी बहुत खराब अगर है भी तो उसमें इतनी तबीयत उनकी खराब नहीं है कि उपराष्ट्रपति का काम वो नहीं कर सकते। विपक्ष के साथ ही इसमें कुछ दाल में काला ढूंढ सकते हैं, लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि स्वास्थ्यगत कारणों से ही उन्होंने ऐसा निर्णय लिया है। हेल्थ कारण देकर और इस्तीफा लेना कहीं ना कहीं थोड़ा सा अनबिलीवेबल लग रहा है, और सरकार की पूरी जो चुप्पी दिख रही है कि एक जन ने भी उसको रिएक्ट नहीं किया है, दिखाता है कहीं ना कहीं उन पर दबाव बनाकर उनसे इस्तीफा लिया गया है। यदि अस्वस्थ होते तो पहले रिजाइन करते या बाद में करते, तो बहुत बड़ा घालमेल और तालमेल तो है। चाहे वो बर्मा जज का मामला हो, चाहे अन्य मामले हों, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना है। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद विपक्ष का सबसे ज्यादा फोकस ये जानने पर है कि जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया या उनसे इस्तीफा लिया गया। वैसे तो जगदीप धनखड़ और विपक्ष के रिश्ते काफी तनावपूर्ण रहे हैं। विपक्षी दल जगदीप धनखड़ के खिलाफ महाभियोग लाने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन कल जैसे ही जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया,
कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर उनकी तारीफों के पोस्टर लगा दिए। अलग अलग सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्होंने कई दावे किए। उन्होंने लिखा कि 21 जुलाई को दोपहर 12:30 बजे जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति की अध्यक्षता की। इस बैठक में सदन के नेता जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू समेत ज्यादातर सदस्य मौजूद थे। थोड़ी देर की चर्चा के बाद तय हुआ कि समिति की अगली बैठक शाम 4:30 बजे फिर से होगी। शाम 4:30 बजे धनखड़ जी की अध्यक्षता में समिति के सदस्य दोबारा बैठक के लिए इकट्ठा हुए। सभी सदस्य जेपी नड्डा और रिजिजू का इंतजार करते रहे, लेकिन वो नहीं आए। सबसे हैरानी की बात यह थी कि धनखड़ जी को व्यक्तिगत रूप से ये नहीं बताया गया कि दोनों मंत्री बैठक में नहीं आएंगे। जयराम रमेश का दावा ये कि धनखड़ को यह बात बुरी लगी और उन्होंने बीएसी की अगली बैठक मंगलवार दोपहर 1 बजे के लिए टाल दी। कुल मिलाकर जयराम रमेश इस थ्योरी को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि सरकार और उपराष्ट्रपति के बीच अनबन की स्थिति थी, जिसके कारण उन्होंने इस्तीफा दिया है। अब उस सवाल पर आते हैं जो हर किसी के मन में है। सवाल यह है कि धनखड़ का इस्तीफा मेडिकल है या पॉलिटिकल है। धनखड़ के इस्तीफे का कारण स्वास्थ्य बताया गया है, लेकिन सियासी संकेत और घटनाक्रम कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। धनखड़ न सिर्फ अचानक इस्तीफा देकर चले गए, बल्कि परंपरा के विपरीत उन्होंने कोई विदाई भाषण भी नहीं दिया। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे उल्लेखनीय बात रही कि प्रधानमंत्री मोदी के अलावा बीजेपी के शीर्ष नेताओं में से किसी ने सार्वजनिक रूप से ना तो कोई बयान दिया और ना ही कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया जताई। ये चुप्पी खुद एक राजनीतिक संकेत बन गई है। धनखड़ के इस्तीफे की एक अहम वजह मानी जा रही है उनका हालिया रुख, जो बीजेपी की रणनीति से मेल नहीं खा रहा था। खासकर जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव को जिस तत्परता से उन्होंने स्वीकार कर लिया, वो सत्ता पक्ष के लिए चौंकाने वाला था। सूत्र बताते हैं कि जगदीप धनखड़ ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग नोटिस को राज्यसभा में लेने से पहले सत्ता पक्ष में किसी से बातचीत नहीं की। उन्होंने न प्रधानमंत्री कार्यालय से बात की, न संसदीय कार्य मंत्रालय से, और न ही सदन के नेता जेपी नड्डा को कोई पूर्व सूचना दी। इस कदम ने न सिर्फ बीजेपी को असहज किया, बल्कि उच्च सदन की गरिमा और उसकी प्रक्रिया को लेकर भीतर ही भीतर विवाद की स्थिति भी पैदा की। केंद्र सरकार से बिना मशवरे ही 63 विपक्षी सांसदों का प्रस्ताव राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को विपक्ष ने सौंप दिया और संसदीय कार्य मंत्रालय और नेता सदन को इसकी भनक तक नहीं लगी, जिससे सरकार स्तब्ध थी। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार राज्यसभा में जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव नहीं लाना चाहती थी। इसके लिए एक बड़ा कारण था कि राज्यसभा में जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाते ही इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यादव के खिलाफ पहले से ही लंबित महाभियोग प्रस्ताव, जिसे विपक्ष उठाना चाहता था, वो मुद्दा एक बार फिर उठ जाता। जस्टिस यादव ने विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में जाकर हिंदुत्ववादी बयान दिया था। उसके विरोध में विपक्ष ने पहले से ही महाभियोग का प्रस्ताव राज्यसभा में दिया हुआ है, जहां जस्टिस वर्मा के बहाने विपक्ष जस्टिस यादव के मुद्दे पर सरकार को घेरना चाहता था। केंद्र सरकार इससे बचना चाहती थी। सूत्रों के मुताबिक सरकार बीते कुछ महीनों में धनखड़ द्वारा जजों और न्यायपालिका पर की गई टिप्पणियों को गैर जरूरी और अति आक्रामक मान रही थी। विपक्ष के प्रति अचानक नरमी और उनके सुझावों को महत्व देने का रुझान भी सरकार को पसंद नहीं आ रहा था। सदन की कार्यवाही में चेयर की भूमिका निभाते हुए धनखड़ की अति सक्रियता और बिना सलाह के फैसले लेना, ये सब सरकार को खटकने लगा था। जगदीप धनखड़ अगस्त 2022 में उपराष्ट्रपति बने थे और अगस्त 2027 तक उन्हें उपराष्ट्रपति बने रहना था, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से उनका कार्यकाल पहले ही खत्म हो गया है। वैसे इस बात में सच्चाई है कि 74 वर्ष के जगदीप धनखड़ पूरी तरह से स्वस्थ नहीं थे। कुछ महीने पहले ही उनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ था। हालांकि जगदीप धनखड़ का कुछ दिन पुराना बयान उनके स्वास्थ्य कारणों से दिए गए इस्तीफे से मेल नहीं खाता है। इसी महीने 7 जुलाई को उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा था कि वो अगस्त 2027 तक अपने पद पर बने रहेंगे और कल अचानक इस्तीफा हो गया। एक बार उनका पुराना बयान सुनिए, जो आज सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है। माननीय अनंत कुमार जी, प्लीज यू मे रिटायर। आई विल रिटायर एट द राइट टाइम। August 2027, subject to divine intervention. विपक्ष की एक थ्योरी यह भी है कि जगदीप धनखड़ पर दबाव था।
लेकिन जगदीप धनखड़ दबाव में काम करते हैं या नहीं, इसका जवाब कुछ ही समय पहले उन्होंने तब दिया था जब अशोक गहलोत ने उन पर आरोप लगाया था कि सरकार के दबाव में वो राहुल गांधी को टारगेट करते हैं। सुनिए तब उन्होंने क्या कहा था। इस प्रकार से बिहेव करते हैं वो नेता परिवार के साथ में, लोकसभा हो, राहुल गांधी हो, खड़गे साहब हो राज्यसभा के अंदर, आप जो उपराष्ट्रपति और जो हमारे राजस्थान के हैं सम्मानित उपराष्ट्रपति और लोकसभा के राजस्थान के हैं, दोनों मैं समझता हूँ जिस प्रकार व्यवहार कर रहे हैं, लगता है कि वो भी दबाव में काम कर रहे हैं। मैं सार्वजनिक रूप से, क्योंकि उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा है वो चिंता मुक्त हो जाए, मैं न दबाव में रहता हूँ, न दबाव देता हूँ, न दबाव में काम करता हूँ और न किसी से दबाव में काम कराता हूँ। धनखड़ ने ऐसे समय पर इस्तीफा दिया है जब मॉनसून सत्र के दूसरे हफ्ते में सत्ता और विपक्ष के बीच टकराव बढ़ने की संभावना है। ऐसे में उपराष्ट्रपति का जाना सरकार के लिए सिर्फ संवैधानिक नहीं, राजनीतिक चुनौती भी है। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद अब सवाल ये भी है कि आगे क्या होगा। तुरंत कुछ होगा इसकी उम्मीद कम ही है, क्योंकि कल से पीएम मोदी का विदेश दौरा शुरू हो रहा है। उनके वापस आने के बाद ही अब अगले उपराष्ट्रपति के नाम की चर्चा शुरू होगी। हालांकि नियम के मुताबिक 60 दिनों के अंदर नए उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है। इस पूरे मामले में सत्ता पक्ष तो कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन विपक्ष के कुछ नेता ये जरूर बोल रहे हैं कि आगे आगे देखिए होता है क्या। Dhankar has resigned citing the reason of health issues. Now, how do you see that? I don't have any comments about it because let us see the things. Let us watch. He is wealthy man. He is a healthy man. I think his health is absolutely okay. कल जब राज्यसभा में हंगामा हो रहा था तो जगदीप धनखड़ शांत रहिए, बैठ जाइए और नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड कह रहे थे। आज जगदीप धनखड़ उस पद पर नहीं है, उनका इस्तीफा हो गया है, लेकिन राज्यसभा में हंगामा उस तरह से होता रहा। कल ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा था, आज बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर हंगामा हुआ और यह हंगामा सिर्फ राज्यसभा में नहीं, लोकसभा में भी खूब हुआ। ये सदन चर्चा संवाद के लिए, नारेबाजी के लिए नहीं है। आप सदन की मर्यादा को बना करके तकिया लेकर मैं अलाउ नहीं करूंगा। और वो चर्चा मांग रहे हैं, हम चर्चा के लिए तैयार हैं, फिर ये सदन चलने नहीं देते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड बिल्कुल गलत बात है। लोकतंत्र का कत्ल, और हम इसी के लिए हम बार बार बोल रहे हैं कि ये एकदम गलत है जो कर रहे हैं। प्रियंका गांधी कभी बिहार गई है? यहाँ जो बैठ करके प्रवचन दे रही है, हत्या हो रहा है, कभी बिहार जाके देखी है कि बिहार के लोग क्या बोल रहे हैं? कुछ आइडिया है बिहार के बारे में? 1-1.5 महीने में नई वोटर लिस्ट बनना, तो इसलिए हम लोग उसके खिलाफ हैं। अभी लोकसभा चुनाव हुआ है, अगर जो डिलीट हुए होंगे या बढ़ गए घट गए होंगे एक अलग तरीका है, लेकिन आप वोटर लिस्ट नहीं बना रहे हो, इसका मतलब बीजेपी ने कोई तैयारी की है बहुत बड़े पैमाने पे बेईमानी करने के लिए। चर्चा के लिए सरकार कह रही है, बिहार हो या दिल्ली, लोकसभा हो या राज्यसभा, बिहार का विधानसभा हो या बिहार के विधान परिषद, चर्चा करो। चर्चा भी नहीं करना है, चोरी और सीना जोड़ी। सरकार ये बताए कि अगर वो पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर चर्चा के लिए तैयार हैं, 16 घंटे का विवरण उन्होंने किया आदरणीय किरण रिजिजू जी ने, तो ये चर्चा कब शुरू होगी वो डेट बताएं, तारीख बताएं, और ये भी बताएं कि एसआईआर पर वो करेंगे कि नहीं करेंगे। उच्चतम न्यायालय ने कोई प्रक्रिया पर जो बिहार का इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल है उस पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई, तो अब वहां नहीं रोक लगने की स्थिति में अब पार्लियामेंट में आके पार्लियामेंट में रोक लगाने का प्रयास कर रहे हैं। ये लोकतांत्रिक मर्यादाओं के विपरीत है। ये सदन को बाधित करता है विपक्ष, और खुद राहुल गांधी इसमें करते हैं, खुद खड़े रहते हैं। मैं आसन पे खड़ा हो गया तो उन्हें बैठ जाना चाहिए। हमें लगता है उनको सदन की जो परंपराएं उसका ज्ञान तो होना चाहिए कि अगर इससे साफ है कि राहुल गांधी वहाँ पे चर्चा नहीं करना चाहते, उनकी पार्टी के लोग वेल में आकर के केवल हंगामा करना चाहते।
कुल मिलाकर जगदीप धनखड़ का इस्तीफा सिर्फ व्यक्तिगत कारणों का नतीजा नहीं लगता। ये सत्ता के भीतर मतभेद, असहमति और असंतुलन की ओर भी इशारा करता है। अब सबकी निगाह इस पर है कि एनडीए अगला उपराष्ट्रपति किसे बनाती है। क्या वो एक भरोसेमंद पार्टी लाइन चेहरा होगा या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो विपक्ष को भी साध सके। यानी अभी इस खबर में तरह तरह के ट्विस्ट की संभावना पूरी तरह से बनी हुई है। सत्ता में अब बात करते हैं हिंदी वाली चिंता की। ऐसे वक्त में जब देश में हिंदी भाषा को लेकर बहस छिड़ी है, तमिलनाडु और कर्नाटक से लेकर महाराष्ट्र तक हिंदी भाषा को लेकर राजनीति यहां पर हो रही है। ऐसे ही माहौल के बीच मध्य प्रदेश से एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जिसके नतीजे चिंताजनक हैं। कहानी यह है कि 2 वर्ष पहले मध्य प्रदेश में हिंदी मीडियम में MBBS की पढ़ाई की योजना शुरू हुई थी। 2022 से मध्य प्रदेश में योजना लागू की गई थी। पूरे प्रोजेक्ट पर 10 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, लेकिन पहले वर्ष में एक भी छात्र ने हिंदी माध्यम में परीक्षा नहीं दी। मतलब हिंदी मीडियम में MBBS करने के लिए एक भी छात्र तैयार नहीं हुआ। इसका कारण यह हुआ कि अब प्रकाश दूसरे वर्ष की किताबें छापने को तैयार नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि देखिए, हिंदी भाषा को विस्तार देने के लिए एक योजना शुरू की गई, जिसके जरिए MBBS की पढ़ाई को हिंदी में करने की प्लानिंग थी। इस प्रोजेक्ट पर 10 करोड़ रुपए खर्च किए गए। राज्य के 17 सरकारी मेडिकल कॉलेज में इसे लागू करने की योजना थी, लेकिन एक भी छात्र हिंदी मीडियम में पढ़ाई कर MBBS डॉक्टर बनने के लिए तैयार नहीं है। हिंदी पर इस रिपोर्ट के बाद TV9 भारतवर्ष की टीम ग्राउंड जीरो पर गई। कई लोगों से बात की, ये जानने की कोशिश की कि आखिर हिंदी में MBBS करने में छात्रों को मुश्किल क्या है। आप देखिए उनका जवाब क्या था। 2022 में मध्य प्रदेश देश का पहला वो राज्य बना जहां पर मेडिकल की MBBS की पढ़ाई हिंदी में कराई जा रही थी। ये देखिए मेरे हाथ में वही किताब है जो पूरी तरह से हिंदी में थी, और हिंदी भी नहीं, इसे आप इंग्लिश कह सकते हैं, जिसमें लिखा है कि प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन। इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आए और बड़े गाजे बाजे के साथ शुरू की गई कि देखिए अब हमारा वो राज्य है जहाँ पर हिंदी में पढ़ाई शुरू हो चुकी है। मगर जो आंकड़े आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। इन 3 सालों में कुछ ही स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने हिंदी में एग्ज़ाम दिया है। क्यों हिंदी की पढ़ाई, MBBS की पढ़ाई हिंदी में सफल नहीं? देखिए, एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशनरी स्टेप है। जब क्रांति होती है तो थोड़ी मुश्किलें आती है, परंतु धीरे धीरे वो अडाप्ट हो जाएगा। देखिए, जो काम की शुरुआत हुई सबसे पहले तो एक स्टेट लेवल पे, इसको अगर करना ही है सबसे पहले शुरू तो सेंट्रल लेवल पे शुरू करें, तो ऑल ओवर इंडिया में ये चीज़ें लागू हों। जैसे कोई बच्चा MBBS यहाँ हिंदी में करके जा रहा है, अब आप अदर स्टेट में जा रहे हो, वहाँ PG करने जाए, वहाँ आपको हिंदी नहीं मिल रही, तो क्या मतलब फिर आपको इंग्लिश में कन्वर्ट वहाँ तो होना ही पड़ेगा। पॉइंट आप हिंदी में आप समझा सकते हो, पर हिंदी में पढ़ाने का मुझे कोई रीज़न ऐसा बहुत बड़ा नहीं दिखता। समझाने की भाषा आप हिंदी हो सकती है, किताब की भाषा हिंदी हो सकती है, पर जो प्रैक्टिकल भाषा में जो जनरल्स आते हैं, जो इंटरनेशनल रिसर्च पब्लिकेशन है, वो तो इंग्लिश में ही आते हैं। जो धारणा बनी हुई है कि नहीं, जो काम अंग्रेजी में होगा तो वो हमें अंग्रेजी को ही अपनाना, धीरे धीरे ये धारणा टूटेगी। समय लगेगा, लेकिन ये धारणा टूटेगी। विद्यार्थियों का भी और देश का भी ये मंतव्य बनेगा कि हम अपनी भाषा में भी काम कर सकते हैं। आने वाले समय में इसके परिणाम दिखेंगे। मेडिकल कॉलेज में जो पाठ्यक्रम है हिंदी में शुरू किया गया, हिंदी में अनुवाद में कितनी दिक्कतें हुई, इतने पैसे खर्च हुए, 10 करोड़ की किताबें आ गई। आप जाके देख लीजिए। मेरी जानकारी ये है कि जहां किताबें रखी हैं सिर्फ वहां चूहे हैं और दीमक।